नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादविन स्मार्ट क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर, जिस पर आप मेरे साथ में यूपीएसआई 2025 की तैयारी कर रहे हैं। और इस यूपीएसआई 2025 को टारगेट करते हुए मेरे द्वारा अभी आपको मूल विधि पढ़ाई जा रही है। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस देखी होंगी तो मैंने आपको जीके और जीएस का पार्ट कराया था। तो मूल विधि से पहले मैं जीके जीएस की क्लास 60 ले चुका हूं। तो 60 प्रैक्टिस सेट अगर आप करना चाहते हैं तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां पर देख सकते हैं सारी क्लासेस को, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसी प्रकार से मूल विधि की यहाँ पे हमने प्लेलिस्ट बनाई है, जिसमें मैं आपको 8 क्लास करा चुका हूं, जिसमें मैंने मूल विधि को कंप्लीट कर दिया। मूल विधि में भी बीएनएस को कंप्लीट कर दिया है। तो बीएनएस को अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं, भारतीय न्याय संहिता को आप अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको यादविन स्मार्ट क्लास के चैनल पर जाना है। और जब चैनल पे जाएंगे तो प्लेलिस्ट के ऑप्शंस में मूल विधि का ऑप्शन आप देखेंगे। मूल विधि की प्लेलिस्ट में आपने बीएनएस कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन आज मैं क्या पढ़ाऊंगा, फिर आपके माइंड में यही आएगा, तो आज भी मैं बीएनएस ही कंप्लीट करा रहा हूं। वो मैंने चैप्टर वाइज कंप्लीट कराया था। आज हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से आपके पास में एक्ट, कौन कौन सी धाराएं हैं जो नई जुड़ी हैं, कौन सी चीजों को हटाया गया है। इन चीजों के बारे में आज के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि बीएनएस को भी अच्छे तरीके से पढ़ा जाए, जहां पे हमें सेक्शंस के बारे में पता चल चुका है, जहां पे हमें अध्याय के बारे में पता चल चुका है, तो हमें यह भी पता चले कि कौन सी चीज है, यानी कौन सी धारा है जो हमारे पास में इस बार नई जुड़ी है, कौन सी पनिशमेंट है। जैसा कि आपको पता है, अगर मैं ये बोलूं कि कम्युनिटी सर्विस की बात की जाती है, कम्युनिटी सर्विस के अलावा जो भीड़ के द्वारा हिंसा की जाती है, जिसे मॉब लिंचिंग कहते हैं, या फिर मैं कह सकता हूं टेररिस्ट के बारे में बात की जाती है, या फिर कह सकते हैं भारत की किसी संप्रभुता, एकता और अखंडता को यहां पे धूमिल करने की बात की जाती है, तो ऐसी स्थिति में ये आपके धाराओं को जोड़ा गया है। इसी प्रकार से हमें चीजों को पढ़ना है। तो आपको मैं बता दूं कि बहुत अच्छे तरीके से जानना है, आपको समझना है कि मूल विधि है क्या, मूल विधि में कौन कौन सी धाराएं हैं, मूल विधि में कितने चैप्टर्स हैं, उनको डिटेल में पढ़ना है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको एक बैच लेना है जिसका नाम है चाणक्य 2.0 बैच। और इस चाणक्य 2.0 बैच की खासियत यह है कि यहाँ पे केवल मूल विधि नहीं, यहाँ पे आपको यूपीएसआई पूरा कवर कराया जाएगा, जिसमें आपको सिलेबस के साथ में जितनी भी चीजें हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, सभी आपको यहाँ पे कंप्लीट कराए जाएंगे। चाहे वो आपका मैथ्स हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो, जीएस का पार्ट हो, मूल विधि का पार्ट हो, संविधान का पार्ट हो, सभी यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है मात्र 99 रुपए में। हाँ, इसकी फीस कभी 599 हुआ करती थी, लेकिन यहाँ पे जो बच्चे, कई बच्चे ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि सर हम पे पैसा नहीं है, हम गरीब हैं, या फिर हमें पढ़ना है लेकिन हमें कोई भी कोचिंग मौका नहीं दे रही है, 5,000 रुपये फीस है, 2,000 रुपये फीस है। तो ऐसी स्थिति में हमारे द्वारा ये बैच जो है मात्र 99 रुपये में चलाया जा रहा है। जो आर्थिक रूप से वंचित हैं, जिनके पास में पैसा नहीं है, जो बस तैयारी करना चाहते हैं लेकिन उनको कोई मौका नहीं दे रहा है, इसी प्रकार से एक प्रकार से ये समाज सेवा का भाव है, जिसमें केवल 99 रुपए में आपको ये चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं। अब आप कहेंगे कि 99 भी क्यों, तो बेटा 99 इसलिए कि ये सारी जो चीजें चल रही हैं, इनका कुछ ना कुछ टैक्स जाता है, इनका कुछ ना कुछ पे जाता है, तो वो सारी चीजों के लिए आपका यहाँ पे 99 लिया जाता है। यहाँ पे टीचर्स एक प्रकार से आपके लिए समाज सेवा ही कर रहे हैं, क्योंकि 99 रुपए में कोई एक बच्चा हमसे 8 महीने, 10 महीने या 1 साल पढ़ेगा, तो 99 रुपए में एक टीचर क्या कमाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक प्रकार से यहाँ पे हम यहाँ समाज सेवा के आधार पर आपको 99 में ये बैच प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो साथी हमारे साथ में जुड़े हैं, वो मैं बता दूं कि बैच मिलेंगे कहाँ पे, तो बेटा बाईएससी ऐप आपको डाउनलोड करनी है, और बाईएससी ऐप डाउनलोड करने के बाद में आपको रजिस्टर वहां पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आप वहां पर क्या कर सकते हैं, कोई भी बैच परचेस कर सकते हैं 99 में। चाहे वो आपका यूपीएसआई हो, चाहे वो आपका यूपीएसआई का यूपी कांस्टेबल हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो, या फिर एसएससी का कोई एग्जाम हो, तो सभी के लिए आप अगर बैच चाहते हैं तो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा, वो भी 99 में। तो भाई इससे सस्ता, इससे अच्छा आपको कहीं और नहीं मिलने वाला है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अच्छे है क्यों ये जानना है, तो आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी और आपको वहां पे डेमो वीडियो देखने होंगे। और डेमो वीडियो आप अगर देख लेते हैं तो आपको खुद लगेगा कि ये 99 में कहीं ना कहीं हमें बहुत कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि एक बार ये आपको डाउनलोड तो करनी है, डाउनलोड करने के बाद डेमो वीडियो देखने हैं, उसके बाद आप डिसाइड करेंगे। बिना देखे आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि ये टीचर्स कैसा पढ़ाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक बार जरूर डाउनलोड करिएगा एप्लीकेशन को। एप्लीकेशन के बाद, डाउनलोड करने के बाद डेमो वीडियोस देखेगा, क्योंकि डेमो वीडियोस का कोई भी चार्ज
नहीं है। ठीक है, तो आप उनको देख लेंगे, उसके बाद में आप क्लास को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। खरीदना चाहते हैं, आपके माइंड के ऊपर है। अब आपको अच्छा लगा है तो खरीद लेंगे, और मुझे लगता है अच्छा लगेगा ही। ठीक है, बाकी का हमें पता है कि यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ हम बीएनएस पढ़ रहे थे, और बीएनएस में बहुत सारे टॉपिक, यानी एक प्रकार से समझा जाए तो भारतीय न्याय संहिता को मैं चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 20 तक कंप्लीट करा चुका हूँ। लेकिन आज भी हम बीएनएस पढ़ने वाले हैं। लेकिन क्यों पढ़ने वाले हैं? तो बीएनएस इसलिए पढ़ने वाले हैं क्योंकि इसमें जो नई धाराएं जोड़ी गई हैं उनको भी हमें जानना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जो होगा वो वही होगा कि नया क्या जुड़ा है, इसमें है क्या नया। आप भी अगर कोई मोबाइल लेके आते हैं तो मोबाइल लेने जाएंगे तब वहां पे आप क्या देखेंगे कि इसमें नया क्या है। हम जब पहले वाला फोन चला रहे हैं उससे कंपैरिजन करते हैं, और नए वाले फोन में क्या देखते हैं कि नया क्या है, नए फीचर्स कौन से ऐड हुए हैं, इसका कैमरा कितना है, कि पहले की अपेक्षा में इसका कैमरा ज्यादा अच्छा है कि नहीं, पहले की अपेक्षा में इसका प्रोसेसर ज्यादा अच्छा है कि नहीं। इसी प्रकार से हमारे पास में जो कानून है, हमारे पास में जो धाराएं जुड़ रही हैं, ये पहले की अपेक्षा में मॉडर्नाइज हुई हैं कि नहीं, पहले की अपेक्षा में इसमें कुछ नया ऐड हुआ है कि नहीं। हम जो पुराने तरीके से चलते आ रहे थे हमने उसमें कुछ चेंज किए हैं कि नहीं। यही सारी चीज मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आईपीसी के बाद में आप बीएनएस पढ़ रहे हैं, यानी आईपीसी को यहां पे हमने क्या किया है, आईपीसी को रिप्लेस किया है बीएनएस से। तो ये हम पढ़ चुके हैं बहुत अच्छी तरीके से। और जो साथी अब मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, अंजलि उपाध्याय हैं, यूपी पुलिस हैं, अंजलि यानी दूसरी वाली अंजलि हैं, ये अंजलि का स्क्वायर है क्योंकि 2 बार लगा हुआ है। इसी के साथ में त्रिषा शर्मा भी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। तो ये जो साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं इनसे एक बार कहना चाहूंगा भाई, सबसे पहले तो गुड आफ्टरनून। इसके साथ में आपको पहले शेयर करना है। आपके साथी जो पढ़ना चाहते हैं, जो सीरियस हैं, जो बातें करने आते हैं वो अलग चीज है, लेकिन जो वास्तव में सीरियस हैं, जिन्हें पढ़ना है, कानून के बारे में जानना है, और वो आपके लिए कहते ना कि हमारी जो दैनिक जीवन है इसके लिए भी बहुत जरूरी होता है इनकी समझ को, तो आप इन चीजों को भी हमारे साथ में पढ़ सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं नए चैप्टर्स कौन से हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आपको पता है सर, बीएनएस के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। बीएनएस से पहले मैं आपको यहां पे आईपीसी पढ़ा चुका हूं, यानी आईपीसी के बारे में बता चुका हूं। आईपीसी में जो अध्याय थे वो कितने थे? तो बेटा आपको पता है कि अध्याय थे 23, और अध्याय 23 के साथ में अगर धारा की बात की जाएगी तो आप क्या कहेंगे कि सर धाराएं जो थी ना वो 511 थी। कितनी थी? 511 हुआ करती थी। लेकिन बीएनएस में ऐसा क्या हुआ? तो बीएनएस में अध्याय जो थे यानी चैप्टर्स जो थे वो थोड़े से कम कर दिए, और कम करने के साथ कुछ मॉडर्नाइज चीजों को भी इसमें ऐड कर लिया, और अध्याय रह गए आपके 20। और धाराओं की जो बात करेंगे तो धारा जो 511 हुआ करती थी उनको हमने कितना कर दिया? 358 कर दिया। अब आप ये कहेंगे कि सर अब हम क्या करें, आगे हमें क्या पढ़ना है? तो आपको पता है कि हमारे पास में एक ऐसा कानून आया जहां पर महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध की बात की जाएगी, इनके विरुद्ध हुए अपराधों की बात की जाएगी। तो उसके लिए हमने एक पूरा चैप्टर ऐड किया है जो नया है। तो आप याद रखना, महिलाओं और बालकों के विरुद्ध अगर कोई भी अपराध होता है उसके लिए बीएनएस में एक अलग अध्याय दिया गया है, नया चैप्टर ऐड किया गया है, और ये नया चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। अगर मैं इसी चैप्टर की मैं बात करूं तो आपको पता होना चाहिए इसमें एक धारा है जिसका नाम है 69। तो धारा 69 की बात करेंगे तो ये 69 कहती क्या है कि मान लीजिए आपने यहां पे किसी महिला के साथ में धोखाधड़ी से यौन संबंध बनाने की कोशिश की है, या फिजिकली एक्टिविटी की है, या वो उसके साथ में सेक्स किया है। तो किसी महिला के साथ छल से सेक्स करना भी एक अपराध है, चाहे वहां पर उस टाइम पे उसने अनुमति दी हो, चाहे वो दबाव में क्यों ना दी हो, ये सब क्या है? ये क्राइम है। इसी प्रकार से अगर मैं आपको कहूं कि भाई हमें यहाँ पे क्या मिलती है? सजा मिलती है। लेकिन आपसे यहाँ पे कहा जाए ना सजा के तौर पे क्या मिलेगा? भाई फांसी मिल सकती है, आपको आजीवन कारावास मिल सकता है, आपको यहाँ पे जेल की सजा तो मिलेगी, लेकिन इसके अलावा एक सर्विस दी जा रही है, यानी आप में सुधार की बात की जा रही है। और वो सर्विस का नाम क्या है? वो धारा नंबर 4 में कम्युनिटी सर्विस की बात करता है। ठीक है, आपसे कहा जाएगा बेटा मोहल्ले की सफाई कर दो, ये एक पनिशमेंट है। तो ये नई पनिशमेंट हमारे पास में जुड़ी है। तो कम्युनिटी सर्विस की नई पनिशमेंट हमारे पास में, हमारे कानून में, हमारी धाराओं में, बीएनएस में ऐड की गई है। तो इस प्रकार से आप कहेंगे कि सर इसमें कुछ नया तो है। अगर आप यहां पे देख पाएंगे तो हम यहां पे केवल यहां पे सजा की बात नहीं करते, हम यहां पे उसमें सुधार की भी बात करते हैं। तो जो साथी जुड़े, हाँ जी बिल्कुल अंजलि, महादेव, हाँ जी बिल्कुल महादेव सर कौन है?
आप मुझसे कह रहे हो क्या? चलो, अब आते हैं धारा नंबर 4 की बात करते हैं। आपको पता है मॉब लिंचिंग होती है। हाँ जी, मॉब लिंचिंग होती है, जो भीड़ के द्वारा हिंसा की जाती है। ये आईपीसी में इसका कोई भी प्रावधान नहीं था, लेकिन क्या हुआ, हमने यहाँ पे क्या किया, भीड़ द्वारा हिंसा पर भी एक यहाँ पे अपराध घोषित किया। इसके अलावा अगर मैं यह कहूँ कि टेररिस्ट के लिए जो एक्ट है, अगर आप किसी को डरा धमका कर सामने वाले को परेशान करते हैं तो ये आपके क्या है, टेररिस्ट एक्ट में आता है। अगर आप हथियारों के साथ में सामने वाले को भय दिखाने का प्रयास करते हैं, आप अपना टेरर जमाना चाहते हैं, तो ये एक टेररिस्ट एक्ट के तहत आपके पास में क्या आएगा, अपराध के तहत आएगा। अब आपके माइंड में बहुत सारी चीज आएंगी, सर हिट एंड रन पनिशमेंट। तो बेटा हिट एंड रन की भी पनिशमेंट, अगर आप किसी का एक्सीडेंट करते हैं और व्यक्ति मर जाता है तो उसकी भी पनिशमेंट में कुछ चेंज किया गया था। लेकिन वो बात अलग है कि ये हड़ताल हो जाने के बाद में, यानी ड्राइवर्स की हड़ताल हो जाने के बाद में क्या किया गया, ये जो धारा थी, धारा 106, याद रखना, इसकी जो धारा थी, धारा 106, ये बीएनएस में तो है लेकिन इसको लागू नहीं किया गया है। तो बीएनएस जो लागू किया गया है वो धारा 106 क्लॉज नंबर 2 को छोड़कर बाकी सभी को लागू किया गया है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। बहुत कुछ यहाँ पे और नया है, तो आपको एक और चीज एक्स्ट्रा में और बता दूं तो आप कहेंगे कि हाँ सर ये भी एक्स्ट्रा में है। हाँ जी बिल्कुल है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास में और भी अपराध हैं। जैसे मैंने कहा कि आपने ना क्या कर लिया, संगठित अपराध कर दिया। क्या संगठित, आपने क्या ऑर्गेनाइज्ड अपराध कर दिया, क्राइम कर दिया। तो ये भी क्या है, ये भी एक अपराध की श्रेणी है। इसके अलावा आपसे कहा जाए स्नैचिंग, जो कि चोरी में आता था पहले, लेकिन स्नैचिंग जो छीनना है ये हमारे लिए क्या है, ये हमारा एक नया क्राइम जुड़ा है धारा 304 के तहत। आप अगर कहेंगे कि जाली दस्तावेज में यहां पे बात की जाएगी तो इसमें अगर सील को भी यहां पे आप दूसरे की सील का यूज करते हैं तो वो भी एक अपराध है। इस प्रकार से हमारे पास बहुत सारे अपराध हैं जो नए जोड़े गए हैं। इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं, इन्हीं को सॉल्व करने वाले हैं। तो कुछ चीजें मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं। अब बढ़ते हैं हम नई जगह पर, यानी अपने क्वेश्चंस पर। तो जो हम यहाँ पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं उसी को पढ़ने वाले हैं। तुम सो रही थी तो जगा दिया, बाजी वाह। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ चुका है। अब ये क्या कहता है बेटा, नई अपराध है, यानी मैं पढ़ा चुका हूं फिर भी मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे उन पनिशमेंट को पढ़ा रहा हूं, यहां पे उन चीजों को पढ़ा रहा हूं जो नए ऐड किए हैं। जैसे आपके सामने ये है, बीएनएस में पहली बार किस सजा को वैधानिक रूप से जोड़ा गया है। अभी मैंने बता दिया है, आपको थोड़ा सा रिव्यू दिया था, आपको थोड़ी सी समरी बताई थी, उसी में मैंने बता दिया था कि कौन सी सजा है जिसको पहली बार वैधानिक रूप से जोड़ा गया है। क्या वो सामूहिक जुर्माना है, क्या वो सेवा है, या क्षमा पत्र है, या फिर यहां पे निवारक निरोध है। तो जल्दी से बताइए क्या आंसर हो जाएगा बेटा। कमेंट करोगे तभी शो होगा, ऐसे थोड़ी ना कि कमेंट किए नहीं कि बस शो हो जाए। ये कोई चुड़ैल थोड़ी है कि दिखे नहीं तब भी है। यहां पे बात की जा रही है अब पहली बार किस सजा का प्रावधान किया है। लेकिन सर आप कहेंगे सर हमें ये बता दो पहले तो सजाएं कितनी होती हैं। बेटा याद रखना कि हमारे कानूनों में ना पनिशमेंट की जो संख्या है, यानी सजा की जो संख्या है वो 6 ही है। कितनी है, 6 है। अब आपको मैं कहूं कि हमारी आईपीसी हुआ करती थी जो 1860 थी, इसी प्रकार से बीएनएस जो है वो हमारी नई ऐड हुई है 2023 में। अब मैं अगर दोनों की बात करूं तो दोनों में थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा यहां पे चेंज किया गया। क्या चेंज किया गया है, तो बेटा आईपीसी में जो सजा होती है वो आप कहेंगे सर डेथ की होती है, मृत्यु की होती है, बिल्कुल दी जाती है, फांसी भी दी जाती है। आप कहेंगे आजीवन कारावास दिया जाता है, हाँ जी बिल्कुल दिया जाता है, आजीवन कारावास भी दिया जाता है। आजीवन कारावास की सजा भी हमारे यहाँ पे होती है। आजीवन कारावास के अलावा आप देखेंगे कि नॉर्मल 1 दिन की जेल, 6 महीने की जेल, 4 महीने की जेल, 7 साल की जेल दी जाती है। आप देखते हैं कि किसी की संपत्ति को भी जब्त किया जाता है, तो संपत्ति की जब्ती भी एक क्या है, एक सजा है। बिल्कुल है भैया। संपत्ति की जब्ती के अलावा आप पर क्या लगाया जाता है, जुर्माना लगाया जाता है। तो आप देखते हैं कि कारावास के साथ में जुर्माना लगा दिया जाता है। आप देखते हैं कि किसी व्यक्ति को आजीवन निर्वासन, निर्वासन का मतलब है एक जेल से दूसरी जेल जो है वो भेजा ही जाता रहता है। कभी एक द्वीप से दूसरे द्वीप भी भेज दिया जाएगा, वहां की जेल में भेज दिया जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास में पनिशमेंट हुआ करती थी, वो 6 हुआ करती थी। अब आपसे मैं कहूं कि बीएनएस में क्या ये सारी चीजें हैं, नहीं है भाई। डेथ है,
कारावास है, जेल है, संपत्ति की जब्ती है, जुर्माना है, लेकिन आजीवन निर्वासन हटा दिया गया है। अब यहां पर आजीवन निर्वासन हटाने के बाद में अब ये एक सजा यहां ऐड की गई है। वो छठवीं सजा कौन सी है? वो छठवीं सजा है आपकी कम्युनिटी सर्विस, यानी सामुदायिक सेवा। तो भारत में यानी आपसे पूछा जाए बीएनएस में कौन सी पनिशमेंट को ऐड किया गया है, तो सामुदायिक सेवा को ऐड किया गया है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अंजलि का आंसर बी है, एएसपी का ए आंसर है, त्रिशा का आंसर बी है, राहुल जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। राहुल भाई गुड आफ्टरनून। इसी के साथ में बेटा आपके आंसर गलत हैं, एएसपी का आंसर गलत आया है, बाकी सबने बी आंसर दिया है, बहुत सही आंसर दिया है। सामुदायिक सेवा जो है वो यहाँ पर नई सजा है। और आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सी धारा में है, तो आप याद रखना कि पनिशमेंट जो है वो धारा नंबर 4 में है। और आपसे पूछा जाए सामुदायिक सेवा वाली धारा जो है वो क्लॉज एफ में है। एक बात समझ में आ गई? अपराधी को जेल नहीं भेजा जा रहा, समाज की सेवा करने को कहा जाए, तो ये सजा हुई या सुधार हुआ? तो आप कह सकते हैं ऐसी सजा जो सुधार देती है, ऐसी सजा जो सुधारने में सक्षम हो सकती है। तो वो कौन सी है? वो सामुदायिक सेवा है। यहां पर कभी आजीवन निर्वासन हुआ करता था, अब उसको हटा दिया गया है। अब नई सजा ऐड हुई है सामुदायिक सेवा, जो धारा नंबर 4 के क्लॉज नंबर एफ में है। ये माइनर ऑफेंस जो होते हैं, छोटे मोटे अपराध जो होते हैं, उसके लिए दी जाने वाली सजा है। बाकी आपकी सारी सजा सेम है, बस आजीवन निर्वासन इस टाइम पे नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई? हरिओम कुशवाहा जुड़ चुके हैं भाई, गुड आफ्टरनून। इसी के साथ में बेटा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर आता है आपका 2। आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति है, कोई ड्राइवर है या कोई व्यक्ति भी है। सलमान खान की जो बात करते हैं, तो चलिए यहां पे एक इसको ऐड कर लेते हैं। कोई व्यक्ति किसी को टक्कर मारकर भाग जाए, ये अपराध टक्कर का है या फिर भागने का है? तो बेटा यहां पर सीधी सीधी अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं ये लापरवाही से मौत का कारण है। आपने यहां पे क्या की होगी? लापरवाही की होगी, और लापरवाही से सामने वाले की क्या होगी? मौत हो गई, तो मृत्यु हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बीएनएस में हिट एंड रन से संबंधित कठोर प्रावधान मुख्यतः किस पहलू पर केंद्रित है? आपको पता है कि कोई भी व्यक्ति क्या करता था, मान लीजिए कोई ट्रक ड्राइवर है, कोई बस ड्राइवर है, यहां पर एक्सीडेंट कर दिया, और एक्सीडेंट करने के बाद में क्या करता है? वो रुकता नहीं है, वो भाग जाता है। वो मृत्यु के बाद भी, उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी पुलिस को बिना सूचना किए भाग जाता है। भाई यहां पर जो अपराध है ना, वो हिट का नहीं है, एक्सीडेंट का नहीं है, अपराध वो है कि आप वहां से भाग गए। तो ड्राइवर की जो जवाबदेही है उसको बढ़ाने के लिए यहां पे ये प्रावधान लागू किया गया था। और आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा पहलू यहां पर केंद्रित है, तो आंसर क्या होगा? और आंसर बताया है, हरिओम ने डी बताया है, त्रिशा कह रही है मेरा सलमान खान। भाई सलमान खान इसलिए एग्जाम्पल दिया है कि सलमान खान पर भी हिट एंड रन का केस हुआ है। ठीक है, राहुल ने बता दिया दुर्घटना के बाद भाग जाना, विकास बता रहे हैं राधे राधे। ठीक है, राधे राधे भाई विकास शर्मा। अब आपको बताना है आंसर। यहां पे मैंने क्या कहा कि हिट एंड रन क्या है? दुर्घटना के बाद आपने पुलिस को सूचना नहीं दी, पुलिस को सूचित किए बिना आप भाग गए, इस पर आपको सजा हो सकती थी 10 वर्ष की सजा, या फिर जुर्माना, या फिर दोनों। अब आपसे अगर मैं कहूं कि ऑप्शन नंबर बी यहां पे सही हो जाएगा, लेकिन 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 यहां पे हो जाती है हड़ताल। बीएनएस की धारा नंबर 106, ये है बीएनएस की धारा 106, जहां पर मृत्यु की बात करता है, क्लॉज नंबर 2। ये जो है ना बीएनएस की धारा 106, ये लागू नहीं है। अब आप कहोगे क्या बात कर रहे हो सर, पूरा बीएनएस लागू है, फिर ये लागू क्यों नहीं है? ये लागू भी होना चाहिए, पूरा बीएनएस लागू है। तो बेटा ये याद रखना कि जब ये बीएनएस लागू किया गया था, उसके बाद यहां पर ये वाली चीज पर क्या हो गई थी? हड़ताल हो गई थी। ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर पूरा देश में हड़ताल पे चले गए थे, ट्रक चला नहीं रहे थे। तो ऐसी स्थिति में सरकार को यहां झुकना पड़ा, और ये क्या हुआ कि हड़ताल के बाद इस धारा को क्या कर दिया गया? लागू नहीं किया गया है। तो एक बात याद रखना, क्या बीएनएस पूरा लागू है? तो आप कहेंगे हां, लेकिन एक धारा को छोड़कर, बीएनएस की धारा 106 क्लॉज नंबर 2, जहां पे हिट एंड रन की बात की जाती है, जहां पर ड्राइवर की जवाबदेही की बात की जाती है, जहां पर उनको कठोर कारावास की बात की जाती है, कठोर सजा की बात की जाती है, वहां पर यह चीज जो है वो बीएनएस में अभी प्रेजेंट में लागू नहीं है। ठीक है बेटा, आंसर दिया वो ना देखा, आंसर दिया कहां दिया है?
आंसर अच्छा बाद में दिया है। त्रिशा शर्मा का भी आंसर ऑप्शन नंबर बी है, बहुत बढ़िया आंसर दिया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है आपका। और यहाँ पे आप जीते तो कुछ नहीं है। चलो अंजलि का भी आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका थर्ड। क्या कहता है बेटा थर्ड? क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है बेटा? ये भी नई ऐड हुई है, ये भी हमारे पास में आईपीसी में इसका जिक्र ही नहीं था। अब यहां पर बीएनएस में इसमें जिक्र कर दिया। क्या है कि मान लो कोई मोबाइल छीनकर भाग जाए, मान लो कोई आपके कान से कुंडल छीनकर भाग जाए। ये क्या है? इसे कहते हैं छीनना, इसे कहते हैं स्नैचिंग। तो ये स्नैचिंग चोरी है या लूट है? इसे आप चोरी कहोगे या फिर लूट कहोगे? तो याद रखना, आपको इनमें से आंसर देना है। बाकी का मैं बता दूं बेटा, आईपीसी में ना इसका जिक्र नहीं था। आईपीसी में स्नैचिंग का कोई भी जिक्र नहीं है। आईपीसी में केवल सिंपल चोरी की बात की जाती है, स्नैचिंग का इसके अंदर कोई भी जिक्र नहीं हुआ करता था। हुआ क्या, हमने बीएनएस लागू किया और बीएनएस में स्नैचिंग की बात की। बीएनएस में हमने यहां पर क्या किया, छीनने की बात की कि कोई भी व्यक्ति अगर आपके हाथ से कोई भी संपत्ति छीन के ले जाता है, चाहे वो आपका मोबाइल हो, चाहे वो आपके कान के कुंडल हो, या फिर आप यहां पे देख पाएंगे कि कोई भी चीज आपके हाथ में हो या पैसा हो। लाओ मेरी चॉकलेट, ठीक है। दूजा कुमारी यहां पे जुड़ चुकी हैं, गुड आफ्टरनून। इसी के साथ में आपको क्या बताना है, यहां पे मैंने क्या बीएनएस में इसकी स्नैचिंग को एक अलग धारा के रूप में परिभाषित किया। यानी धारा भी आपसे पूछी जाएगी तो आप कहेंगे सर धारा जो है ना वो 304 है। यानी धारा नंबर 304 स्नैचिंग की बात करता है, धारा नंबर 304 यहां पे छीनने की बात करता है। लेकिन अगर आपसे मैं कहूं कि धारा 303 किसकी बात करती है, तो धारा 303 चोरी की बात करती है। तो फिर सर ये छीनना चोरी नहीं है, तो बेटा ये चोरी तो नहीं है लेकिन चोरी ही है। अब आप कहेंगे दोनों कैसे हो सकता है? यहां पे चोरी होगी धीरे से, कोई यहां पे क्या करता है, आप पे बल का प्रयोग नहीं करेगा। वो आया, आप खड़े हुए थे, आपकी जेब में से फोन निकाला और भाग गया, इसे कहोगे चोरी, जहां पे कोई भी बल का प्रयोग नहीं हुआ। लेकिन लूट क्या है? तो लूट वो है जहां पर धमकी देने के बाद, जहां पर बल लगाकर आपसे कोई चीज की जाती है, ली जाती है, वहां पर कहेंगे लूट है। लेकिन छीनना क्या है? छीनना जहां बल का प्रयोग भी नहीं हुआ और जहां पर आप पर बल का प्रयोग हुआ भी है। मतलब कान के कुंडल खींचा तो आप पर उसने बल का प्रयोग नहीं किया, लेकिन आपके कान को नुकसान हुआ तो वो तो बल की वजह से हुआ है। इसलिए कहीं ना कहीं ये दोनों के बीच की बात हो रही है, और ये दोनों के बीच की बात है तो इसको मैं कह सकता हूं कि ऑप्शन नंबर बी है। चोरी और लूट के बीच की खाई को भरने के लिए, यानी थेफ्ट और रॉबरी के बीच को एक अलग अपराध बनाने के लिए यहां पे ये बात की गई है। इसलिए धारा नंबर 304 में स्नैचिंग की बात की गई है। जैसे मैं कहूं चोरी होती है धीरे से, कोई जाएगा चुपके चुपके से क्या करेगा, सामने वाले की चीज चुरा लेगा, ठीक है। लूट होती है जोर से, और जोर से होती है, और कहते हैं झपटना होता है फटाफट, कोई आया भाग के लेके भाग गया, उसे कहते हैं फटाफट। तो फटाफट वाला जो अपराध है वो छीनना है, ठीक है। 304 की कल बताई थी बेटा, 304 ही तो है यहाँ पे, धारा नंबर 304 ही तो है। स्नैचिंग जो है वो धारा नंबर 304 ही है, 303 चोरी है। मैंने कौन सा कल बताया था, आज भी तो वही है। राहुल बेटा गलत है आपका, ऑप्शन नंबर डी गलत है। दूजा कुमारी का आंसर सही है। और अब बढ़ते हैं आगे, यहां पर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बेटा यहां पे याद रखना, वो कहते हैं ना चोरी मतलब अब किसी का दिल चुराओगे वो क्या है, वो चोरी है, क्योंकि उसमें किसी को पता ही नहीं चलता, कोई भी फोर्स का यूज नहीं होता। बारात लेके आते हो ना, वो लूट है। वहां पे क्या है, आप वहां पे क्या कर रहे हो, पूरा पूरा बल लगा कर आ रहे हो, पूरे पूरे सबको लेके आ रहे हो, वो क्या है, वो लूट है। लेके भाग जाना लेके भाग जाना छीनना है लेके जो भाग जाते ना वो छीनना है, वो स्नैचिंग है। तो तीनों चीज बता दी कि किसी का दिल चुराओगे तो वो क्या है, वो चोरी है। और अगर बारात लेके जाओगे वो लूट है। और आप किसी को लेके भाग जाओगे तो वो क्या है, वो आपकी स्नैचिंग है। वो क्या है, वो आपका यहाँ पे हाँ चोरी चोरी चुपकी चुपके। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। मजाक की बात है ये सब। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। अब मान लो कोई व्यक्ति अपराध करता है, लेकिन यहाँ पे ना पूरा गिरोह के साथ में अपराध करता है, गिरोह उसका सिस्टम बनाकर सामने वाले को लूटना, एक प्रकार से कह सकते हो ना। तो ऐसे अपराध आपके क्या कहलाते हैं, वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कहलाते हैं। बीएनएस में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम अध्याय का प्रमुख लक्ष्य क्या है,
व्यक्तिगत मामूली अपराध हो सकता है, या फिर वो संगठित गिरोह या सिंडिकेट द्वारा अपराध हो सकता है, या फिर वो केवल कर का अपवंचन हो सकता है, या केवल किशोर का अपराध हो सकता है। तो यहां पर याद रखना, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो होता है, यानी जिसे हम संगठित अपराध कहते हैं, जब संगठित अपराध की बात की जाएगी तो ये जो है ना आईपीसी में नहीं था, आईपीसी में इसका कोई भी जिक्र नहीं था, लेकिन बीएनएस में इसका जिक्र किया गया। और बीएनएस में क्या किया गया, एक पूरा चैप्टर इसके लिए यूज किया गया है। बीएनएस में नया चैप्टर भी जोड़ा गया है। वो नया चैप्टर नंबर कौन सा है बेटा, चैप्टर नंबर है 6। तो मैं पढ़ा चुका हूं चैप्टर नंबर 6 के बारे में। तो चैप्टर नंबर 6 किसकी बात करता है, संगठित अपराध की बात करता है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की बात करता है। और संगठित अपराध क्या होते हैं, संगठित अपराध का मतलब होता है कि पूरा गिरोह उसमें लगा पड़ा हो। किसी का अपहरण करने में कोई एक व्यक्ति करेगा नहीं, बहुत सारे व्यक्ति उसमें लगे होते हैं। कोई वसूली करता है, वसूली भाई आता है तो अपने साथी को लेके आता है, कम से कम 8-10 लोग उसके साथ में आते हैं। कोई किसी की भूमि को हड़पने की कोशिश करता है तो क्या वो अकेला करेगा, नहीं, वो उसके साथ में क्या होगा, पूरे लोग होंगे कई सारे। तो साइबर अपराध भी जो किया जाता है ये भी इसमें शामिल किया गया है, याद रखना, साइबर अपराध भी इसके अंदर शामिल किया गया है, वो भी संगठित अपराध में आता है। तो संगठित अपराध होगा जो एक समूह के द्वारा किया जाए, एक गिरोह के द्वारा किया जाए, जो गैर कानूनी गतिविधि के रूप में परिभाषित हो। और ये जो किया गया है ना, धारा नंबर कौन सी है, धारा नंबर 111, ये याद रखना, धारा नंबर 111 में 111 क्या है, यहां पे तीनों एक है ना, तीनों एक आपके संगठित रूप से खड़े हुए हैं साथ में, तो इसका मतलब यही संगठित अपराध की बात करता है। यहां एक और एक 11 नहीं है, यहां एक और एक आपके 111 बन चुके हैं, और यही हमारा क्या है, एक पूरा गिरोह की बात कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर अंजलि ने, त्रिषा ने, अंजलि उपाध्याय ने, एएसपी ने, जान ने, और जान भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बिल्कुल नमस्ते। और भाई सभी का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर बी। इतना सा मजा लेने के लिए आती है क्लास में बाजी, बेटा मजा लेके पढ़ रहा है तो भी अच्छा है, मैं तुम्हें तो मना नहीं कर रहा, लेकिन ज्यादा ही जो फालतू की बकवास करता है फिर वहां पे दिक्कत आती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, अब आता है ये, यानी जो फालतू की बकवास करता है वो अपना टेरर जमाने आता है, और टेरर से रिलेटेड आपका यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, अगर कोई व्यक्ति डर फैला दे। अब आप कहेंगे डर फैला दे तो क्या, वो क्या हो जाएगा, वो सर वो तो डरा रहा है ना, नॉर्मल अपराध होगा, नहीं भाई वो आतंक है। यानी जैसे मैं कहूं कि बंदर आते हैं ना, बंदर, तो वो उसका बंदर का टेरर होता है पूरा, बंदर को देख के सब लोग कहां चले जाते हैं, अंदर चले जाते हैं, तो वो क्या है, वो एक टेरर है। टेरर का मतलब होता है किसी का भय होना, तो भय ही हमारे लिए आतंक है। तो यहां पर किसी व्यक्ति को देखकर, किसी समूह को देखकर आपके मन में टेरर आ जाए, आपके मन में भय आ जाए, तो आप वहां पर कहेंगे कि कहीं ना कहीं वो क्या है, वो आतंक की बात करता है, कहीं ना कहीं वो एक आतंक एक्ट की बात करता है। इस प्रकार से हमारे पास में ये प्रावधान दिया गया है। ये आईपीसी में अलग कानून नहीं था टेररिज्म के लिए, बीएनएस में पहली बार टेररिज्म डिफाइन किया गया है। यहां पे याद रखना, बीएनएस में पहली बार, यानी आईपीसी में यहां पर इसकी बात नहीं की गई थी, इसके लिए एक कानून लाया गया था, यूएपीए कानून लाया गया था। यहां पर क्या है, टेररिज्म को अलग से हमने डिफाइन किया है, ये बात यह है जो ऐड की गई है इसके अंदर। अब आप कहेंगे कि पहली बार टेररिस्ट डिफाइन किया गया है, मतलब क्या है, जो एक्ट है, एक्ट मतलब कैसे हो सकता है, मान लो आप पर बम का यहाँ पे खतरा हो जाए, मान लो कोई हथियार लेकर आपको, आप पर यहाँ पे टेरर उत्पन्न करने की कोशिश करे, मान लो अपने साथियों को साथ में यहाँ पे इकट्ठा करके बंदूक की नोक पर आपको पब्लिक टेरर के यहाँ पे उत्पन्न करे, मान लो वो विस्फोटक भी लेके आता है, बम लेके आता है, हथियार लेके आता है, कोई भी जैव रासायनिक एजेंट भी साथ में लेके आता है, तो ये सब किस में आएंगे, तो ये सब आएंगे टेरर में, टेररिज्म में। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 से 5 तक का ऑप्शन नंबर बी है आंसर। किसी ने नोटिस किया, भाई किसी ने नोटिस किया हो नहीं किया हो, लेकिन तुमने नोटिस कर लिया। सेकंड ऑप्शन की प्रायोरिटी दे रहे हैं भैया, ऑप्शन नंबर सेकंड पर ही ध्यान देना चाहिए, पहला वाला तो छोड़ के भाग जाता है, ठीक है।
इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा, ये एक प्रकार से कह सकते हैं। और यहाँ पर जो डिफाइन किया गया है ना बेटा, वो धारा नंबर 113 में डिफाइन किया गया है। तो संगठित अपराध जो है वो 111 में है, उसी में ही आपका एक और पार्ट है 113 धारा में, इसको आपका क्या किया गया है, आतंकवादी कृत्य को परिभाषित किया गया है। यानी टेररिज्म की जो एक्टिविटी है उसको यहाँ पे परिभाषित किया गया है। तो किस प्रकार से परिभाषा कर सकते हैं, किस प्रकार से यहाँ पे टेरर की बात की जाती है, वो आपकी धारा नंबर कौन सी है, 113। जितनी भी धारा बता रहा हूं ना, सारी इंपॉर्टेंट धाराएं हैं, जितने भी क्वेश्चंस मैं आज कराने वाला हूं सब इंपॉर्टेंट हैं। तो ये बात याद रखना कि इनसे क्वेश्चन जरूर आएगा, क्योंकि ये सारी चीजें नई ऐड हुई हैं। और नया जो होता है ना वो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है पुराने की अपेक्षा में। तो नए पर ध्यान देना है, नए क्वेश्चंस पर ध्यान देना है, नई धाराओं पर ध्यान देना है, और इसी पर हमें फोकस करना है, पुराने पर ध्यान नहीं देना है। चलो आगे बात करते हैं। गुड आफ्टरनून, गीता देवी जुड़ चुके हैं, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर आता है आपका अगला। अब अगर ये कहूं मैं धारा नंबर 113 की ट्रिक बता दो, तो ट्रिक भी आपकी कैसे हो सकती है कि हमारे पास में हमारा एक देश है, एक इंडिया, इसके लिए एक कानून है बीएनएस, एक कानून यानी एक लॉ, एक संविधान, और 3 हमारे पास में थ्रेट हैं। अब आप कहोगे 3 थ्रेट कौन से हैं, तो 3 थ्रेट हमारे क्या बताए मैंने, बायो के लिए, यानी ये आपका बायोकेमिकल की बात कर रहा है, तो बायोकेमिकल की बात करता है। बायोकेमिकल के अलावा यहाँ पे टेरर की बात करता है, फियर की बात करता है। तो ये सब क्या है, ये हमारे 3 थ्रेट हैं। इस प्रकार से हमारी जो ट्रिक बनती है वो क्या सी बनती है, 113 बनती है, एक और एक 3 बनती हैं। तो जब एक और एक 3 की बात की जाएगी तो वो क्या है, वो आतंक है। जब एक और एक की बात की जाएगी, यानी तीनों साथ इकट्ठे खड़े हो जाएंगे, तो वो क्या है, वो आपका यहां पे संगठित अपराध है। लेकिन यहां पे केवल अपराधी हैं। दूजा कुमारी ने आंसर दे दिया बी में जान एएसपी, पता नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। मॉब लिंचिंग, बेटा ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट बनती है। क्यों इंपॉर्टेंट बनती है, तो आजकल आपने देखा होगा कि भीड़ के द्वारा, कोई एक भीड़ आती है और भीड़ के द्वारा किसी व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। हत्या किस वजह से की जाती है, तो वो क्या था, वो शायद हिंदू था, या फिर वो मुस्लिम था, या फिर वो एक मोहल्ले में एंड किया जा रहा था, एक मोहल्ले में उसने शायद तिरंगा यात्रा निकाली थी, और तिरंगा यात्रा निकालने के बाद में होता क्या है, वहां के लोग उसे घेर लेते हैं, उसे तिरंगा यात्रा को रोकने का प्रयास करते हैं, और वहां पर सभी लोग उस पर हमला कर देते हैं। हमला करने के बाद में क्या होता है, वहां पर मॉब लिंचिंग के कारण उसकी क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। अब ये जो मौत हुई है, ये जो मौत थी, इसमें कोई भी अपराधी नहीं है। क्यों नहीं है अपराधी, क्योंकि आईपीसी में भीड़ के द्वारा हत्या करने का उल्लेख ही नहीं था, अज्ञात हमलावर होते थे। तो इस प्रकार से आईपीसी में एक चीज देखी गई कि आईपीसी में ना जो भीड़ के द्वारा हत्या की जाती है, तो भीड़ हत्या का जिक्र ही नहीं था। जिक्र ही ना होने की वजह से क्या होता था, कोई भी व्यक्ति भीड़ में हत्या कर देता था, और उस स्थिति में वो सजा से बच जाता था, क्योंकि वहां पे कोई भी एक अपराधी नहीं मिल पाता है। इसलिए यहां पे जो कार्यवाही होती थी, वो कार्यवाही केवल हत्या पर होती थी, ना कि यहां पे भीड़ पर। तो केवल हत्या हुई है, और वो हत्या की जो आपकी धारा हुआ करती थी, तो आपको पता है धारा नंबर आईपीसी धारा नंबर 302 के तहत क्या होती थी, कार्यवाही होती थी। लेकिन ये होता था आईपीसी में। हुआ क्या, बीएनएस लागू हुआ। बीएनएस लागू हुआ, फिर क्या हुआ, पहली बार बीएनएस में पहली बार ग्रुप के द्वारा मर्डर करना, पहली बार किसके द्वारा मर्डर करना, ग्रुप मर्डर की बात करना, पहली बार यहां पे मॉब लिंचिंग की बात करना, यानी भीड़ के द्वारा हत्या करना, इसको शामिल किया गया। और जब इसको शामिल किया गया तो मतलब क्या हुआ कि पहली बार ग्रुप मर्डर या आइडेंटिटी बेस्ड मॉब लिंचिंग का रिकॉग्नाइज करना हमारे पास में आया, जहां पर एक व्यक्ति नहीं, 5 व्यक्तियों से ज्यादा अगर आ जाते हैं और एक व्यक्ति की हत्या कर देते हैं, तो यह भी एक अपराध होगा धारा 103 के तहत। तो आपसे पूछा जाए कि आपका अपराध कितना है, यानी आपका अपराध जो है वो किसके तहत अपराध है, तो धारा नंबर 103 के तहत हत्या का अपराध है। लेकिन अगर भीड़ हत्या कर दे तो धारा नंबर 103 के तहत क्लॉज नंबर 2 में यहां पे मॉब लिंचिंग की बात की गई है, जो नया ऐड हुआ है। इसलिए यहां पर आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब ऑप्शन नंबर बी में आप कुछ नोटिस करोगे, तो एक चीज नोटिस करना, क्या, पहचान आधारित, एक वर्ड लिखा है यहां पे, पहचान आधारित हत्या।
बस इस वर्ड को समझना है। पहचान का मतलब क्या है, उसकी आइडेंटिटी क्या थी, भीड़ द्वारा पहचाना कैसे गया उसे, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर। ये जो हत्या हो रही है वो इस चीज पे अगर हो जाए, धर्म जाति और भाषा के आधार पर हत्या की जाए, ये उसकी पहचान थी, ये उसकी आइडेंटिटी थी, तो उसकी वजह से अगर कोई हत्या करता है तो ऐसी स्थिति में वो मॉब लिंचिंग का शिकार होता है। तो ऐसी स्थिति में 103 क्लॉज नंबर 2 के तहत आप अपराधी कहलाओगे, ऑप्शन नंबर बी के तहत। ठीक है, वर्मा जी ने आंसर दे दिए। ठीक है, क्या बात है, क्या बात हो रही है, हम अपना पढ़ रहे हैं। इसका भी आंसर है, कैसे बोल, इसका भी आंसर बेटा बी है। लो, आज तो मुझे लगता है कि सभी आपका ऑप्शन नंबर बी ही रहने वाले हैं, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। अब तो जितने ही आंसर आए हैं सभी ऑप्शन नंबर बी ही है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। बीएनएस में सेडिशन की बात की जाती है, राजद्रोह की बात की जाती है। कौन सा व्यापक अपराध परिभाषित किया गया है, यानी हमारे पास में आईपीसी में जो था ना, बीएनएस में राजद्रोह की जगह, यानी आईपीसी में कभी आपका राजद्रोह हुआ करता था। क्या हुआ करता था, राजद्रोह हुआ करता था। लेकिन राजद्रोह क्या है, राजा के प्रति द्रोह करना, राजा के प्रति यहां पे क्या करना, असंतोष लाना। अब राजा कौन है हमारे यहां पे, हमारे यहां पे तो सरकार राजा है ना, तो सरकार के प्रति असंतोष जगाना, सरकार के प्रति असंतोष की वजह से लोगों का क्या होना, इकट्ठा हो जाना, ये किस स्थिति में आएगा, यहां पर आएगा राजद्रोह की स्थिति में। और ये जो आता था वो आईपीसी की धारा नंबर 124 में आता था। किस में आता था, धारा नंबर 124 के क्लॉज नंबर ए में आता था। ये क्या था, सरकार के खिलाफ अगर असंतोष अगर आप भड़काते हो तो आप पर जो कार्यवाही होगी वो राजद्रोह के कारण होगी, आप वो सेडिशन के कारण होगी। लेकिन इसे हटा दिया गया है। तो क्या याद करना है कि राजद्रोह को ना हटा दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। ये चीज आपको यहां पर नोट करनी है। लेकिन नोट क्या करना है, एक चीज नोट करनी है, इसकी जगह पर ऐड क्या किया गया है, तो ऐड किया गया है बीएनएस में धारा 152 को। किसको ऐड किया गया है, धारा 152 को। और ये धारा 152 कहती क्या है कि अगर कोई व्यक्ति असंतोष है सरकार के साथ में, चाहे और वो अलगाव की स्थिति पैदा करता है, वो सशस्त्र विद्रोह करता है, वो संवैधानिक ढांचे को कमजोर करता है, ऐसे अगर वो अपराध करता है तो उसने भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को खतरे में डालने का प्रयास किया है। इसलिए वो एक अपराधी है। किसके तहत, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता के विरुद्ध कार्य करता है। असंतोष को अपराधी नहीं, यहां पे केवल असंतोष नहीं होगा, यहां पे अलगाव भी होना चाहिए, यहां पे विद्रोह भी होना चाहिए, यहां पे संवैधानिक ढांचे को कमजोर करने वाली स्थिति भी होनी चाहिए, यहां पे दंगा भी होना चाहिए। ऐसी स्थिति के तहत जो कार्यवाही होगी वो भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों पर होगी। और बीएनएस में इसके लिए प्रावधान जो किया गया है वो धारा 152 में किया गया है। ये याद रखना कि केवल असंतोष नहीं, सरकार के खिलाफ आप असंतोष के अपराधी नहीं माने जाओगे, लेकिन आप विद्रोह करते हो, आप अलगाव करते हो, आप दंगा करते हो, तब आप पर अपराध यहां पे दोष होगा। वो कौन सा होगा कि संप्रभुता, एकता और अखंडता का। ठीक है, इसका भी है। चलो कोई बात नहीं है, विनिंग अवार्ड गोज टू बी ऑप्शन। ये तो मुझे भी अब पता चला है कि सबके आंसर बी निकल रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं है। आपका यहाँ पे ये चीज समझ में आ रही होगी कि कल जो थे ना, कल सबने बी आंसर बताए थे, कल किसी का भी बी आंसर सही नहीं हो रहा था, और आज सबके जो आंसर हैं वो सबके बी हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं। अब आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, किसी महिला से शादी का झूठा वादा करता है, और शादी का झूठा वादा करने के बाद में ना वो उसके साथ में शारीरिक संबंध बना लेता है, और शारीरिक संबंध बनाने के बाद में क्या वो यहां पर अपराधी होगा, क्या वो सहमति से संबंध बनाए गए थे, या फिर ये एक अपराध है। तो आपका यहां पे आंसर क्या होगा, यही पूछा जा रहा है कि बीएनएस में विवाह का झूठा वादा करके महिला के साथ यौन संबंध बनाना किस श्रेणी के अपराध में शामिल किया गया है। और याद रखना इसमें जो धारा है वो पहली बार ऐड की गई है, यहां पर इसको पहली बार बीएनएस में ऐड किया गया है। तो बताइए क्या आंसर होगा,
वर्मा जी ने आंसर बताया है सी, हरिओम कुशवाहा बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, और बाकी लोग आंसर दे दो, बी बता दो। जो भी लोग हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं तो आप बी ऑप्शन के साथ जाइएगा। यहाँ पे मैं बता दूं कि आपने यहाँ पे सहमति जताई। सहमति का मतलब क्या है? म्यूचुअल कंसेंट है, और अगर म्यूचुअल कंसेंट है तो सहमति के साथ में संबंध बनाना ये आपका कानूनन वैलिड है। ठीक है, कानूनन वैलिड है। लेकिन 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 अगर आप यहां पे फॉल्स प्रॉमिस करते हो, आप यहां पे झूठे वादे करते हो, और झूठे वादे करने पर, किसके झूठे वादे? हो सकता है आपने शादी का वादा किया हो, ठीक है, हो सकता है आपने यहां पे शादी का वादा किया हो सकता है आपने ना नौकरी का वादा कर लिया हो कि हम तुझे ना नौकरी दिलाएंगे। नौकरी के साथ साथ हो सकता है आपने ना उसे गुमराह करने की कोशिश की हो गई हो, यानी गुमराह किया गया हो, गुमराह की वजह से वो सहमत हो जाए। तो ऐसी स्थिति में, यानी फॉल्स प्रॉमिस की वजह से, अगर यहाँ पे शादी के वादे की वजह से, नौकरी के वादे की वजह से, गुमराह की वजह से अगर वो आपके साथ में यौन संबंध बना ले, अगर वो आपके साथ में यहाँ पे क्या कर ले, फिजिकल रिलेशन बना ले, तो फिजिकल रिलेशन बनाना भी एक अपराध हो जाएगा, चाहे उसने यहाँ पे सहमति से बनाया हो। लेकिन आपने यहां पे प्रॉमिस गलत किया था, आपने यहां पे झूठे वादे किए थे, आपने उसे नौकरी का वादा दिया था, आपने उसे गुमराह किया था। इस पर आप पर यहां पे क्या हो सकती है? सजा हो सकती है, और इसको यहां पर ये कौन सी धारा के तहत अपराधी माना जाएगा? तो याद रखना, बीएनएस में एक धारा ऐड की गई जिसका नाम है 69। तो धारा नंबर 69 जो है, ये धोखाधड़ी से, यानी किसी के साथ में धोखा देने के साथ साथ अगर उसके साथ में जालसाजी करते हो, धोखाधड़ी करते हो, तो धोखाधड़ी से अगर आप उसके साथ में संबंध बनाते हो तो ये एक अपराध है, और अपराध में आप यहां पे दोषी पाए जाओगे तो आपको यहां पे कम से कम 10 साल की जो आपकी कैद होगी, 10 साल का कारावास होगा, 10 साल की जेल होगी, प्लस आप पर जुर्माना भी लगेगा। इसलिए इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और आप पर जो धाराएं यहां पर काम करेंगी ना, वो कई सारी कर सकती हैं। जैसे सबसे पहले धारा नंबर 64, धारा नंबर 64 यहां पे रेप की बात करता है। धारा नंबर 64 यहां पे किसकी बात करता है? रेप की बात करता है, बलात्कार की बात करता है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए धारा नंबर 70 जो है वो सामूहिक रेप की बात करता है, गैंग रेप की बात करता है, कि अगर नौकरी का वादा दिलाने के लिए आप किसी को लेके जाते हो और वहां पर क्या है, आपके और भी साथी हैं, तो यहां पर आप पर सामूहिक रेप कर भी सजा हो सकती है। ठीक है, 74 पर आप पे क्या है, महिला पर हमला किया है, तो ये भी आपका यहां पे अपराध होगा, और यहां पर आप इसके भी दोषी, यानी ये भी धारा इसमें ऐड हो सकती हैं। अगर आप यहां पे किसी भी व्यक्ति के, किसी भी महिला के जबरदस्ती वस्त्र उतारते हो, यानी उसे निर्वस्त्र करने का प्रयास करते हो, तो निर्वस्त्र करने पर भी आप पर जो धारा लगेगी वो धारा 76 लगती है। ठीक है, अब आप पर धारा होती है धारा 78, जहां पे स्टॉकिंग करते हो, किसी भी लड़की का आप पीछा करते हो, तो पीछा करना भी एक अपराध है, धारा नंबर 78 के तहत आप दोषी हो। तो इस प्रकार से ये जो धाराएं हैं वो इसी के साथ में ऐड होती हैं। तो झूठे लोग झूठे वादे, बाजी वाह। तीसरा कुमारी का आ गया सर बी। फाइनली थर्ड पर्सन की एंट्री हो चुकी है। ऑप्शन नंबर यहां पे कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर यहां पे सी होगा, बी नहीं होगा। बी यहां पे अपराध में नहीं आता, म्यूचुअल कंसेंट में आता है, सहमति पे आता है। और सहमति मतलब ये नहीं है कि सहमति का मतलब है कि आप उसके द्वारा की गई बातें भी सही थी और आपने भी, हाँ आप भी उस चीज पे सहमत थे, तो वो सहमति से अपराध है, अपराध नहीं होगा, वो सहमति से संबंध होगा। लेकिन उसने झूठे वादे किए थे और झूठे कर या फिर धोखाधड़ी की थी, तो धोखे देने के साथ साथ वो आपके साथ में संबंध बनाता है, तो वो अपराध होगा धारा नंबर 69 के तहत। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? 9 कहता है बीएनएस के अंतर्गत आईपीसी में न रहे कौन से नए प्रकार के अपराधों पर विशेष बल दिया गया है? यहां पे कुछ गड़बड़ है शायद, ना हटा दो। यहां पे जो आईपीसी में जो धाराएं हैं उनकी बात की जा रही है। आईपीसी में नए प्रकार के अपराध जो आए हैं, ऐड किए गए हैं, उनमें से इनमें से ऐसा कौन सा है जिन पर सबसे ज्यादा बल दिया गया है, जिन्हें एम्फेसाइज करने की बात की गई है? तो जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। सर रसगुल्ले खा लो, स्पेशल कोलकाता से आए हैं। भैया तुम ही खाओ, कोलकाता से आए हैं, यहाँ पे ऑनलाइन ऑनलाइन यहाँ पे मुझे भेज दोगे
एक इमोजी भेज दोगे। अब मैं इमोजी को क्या करूंगा, डाउनलोड करूंगा, डाउनलोड करने के बाद उसका प्रिंट निकालूं और प्रिंट निकालने के बाद उस कागज को खा जाऊं। मैं ऐसे खाऊंगा क्या? कैसी बातें करते हो भाई। दूजा कुमारी का आंसर बी है, वर्मा जी का आंसर बी है, त्रिषा का आंसर भी बी आ चुका है। फिर से आगे आपका ऑप्शन नंबर बी। यहां पर क्या होगा, आईपीसी में जो धाराएं ऐड की गई हैं या आईपीसी में जो नहीं है, तो आप कहेंगे क्या कि हमारे पास में बीएनएस के अंतर्गत क्या क्या शामिल किया गया है, तो संगठित अपराध को शामिल किया गया है, स्नैचिंग को शामिल किया गया है, मॉब लिंचिंग को शामिल किया गया है, टेररिज्म को शामिल किया गया है, टेरर फाइनेंसिंग को शामिल किया गया है, धारा 69 को शामिल किया गया है, धारा नंबर 106 को शामिल किया गया है, धारा नंबर 2 को शामिल किया गया है, धारा नंबर 111 को शामिल किया गया है, धारा नंबर 304 को शामिल किया गया है, धारा नंबर 113 को शामिल किया गया है। इस प्रकार से कई सारे जो धाराएं हैं उनको शामिल किया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर जो होगा बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 10। क्या कहता है, ये क्या है, पैटी ऑर्गेनाइज्ड क्या है? हमने अभी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पढ़ा है सर, लेकिन पैटी ऑर्गेनाइज्ड क्या है? बोला है कि पैटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में किस प्रकार की गतिविधियां आ सकती हैं। आपको पता है पैटी ऑर्गेनाइज्ड की बात करते हैं, जब हम यहां पे ऑर्गेनाइज्ड की बात करते हैं, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति आया, ठीक है, मान लो चोरी की बात करते हैं, हम यहां पे चोरी को समझते हैं। एक मान लो एक होगी सिंपल चोरी। सिंपल चोरी का मतलब क्या है, यहां पे कोई व्यक्ति था, एक व्यक्ति था और एक व्यक्ति ने क्या किया, चोरी कर ली, और वो आपका क्या है, सिंपल चोरी कहलाएगी। अब आपकी यहां पे क्या आती है, ऑर्गेनाइज्ड क्या होती है। अब दूसरा आता है ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड क्या है, यहां पे ना बड़े स्तर पर चोरी होती है, बड़े अपराध किए जाते हैं चोरी के, तो वो क्या है, वो आपके बड़े स्तर पर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में आएगा। और इनका क्या होगा, एक नेटवर्क होगा। तीसरा आता है पैटी वाला, तीसरा है आपका पैटी ऑर्गेनाइज्ड। और पैटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या कहलाते हैं बेटा, याद रखना, यहां पे ना बड़े स्तर की चोरी की जा रही है, यहां पे ना छोटे स्तर की चोरी की जाती है, छोटे अपराध किए जाते हैं। और छोटे अपराध जो हैं वो कैसे किए जाते हैं, सामूहिक रूप से किए जाते हैं। कैसे किए जाते हैं, सामूहिक रूप से किए जाते हैं, गिरोह के माध्यम से किए जाते हैं। और ना ये रेगुलर हैं, जैसे कई लोग यहाँ पे क्लास नहीं लेते मेरे साथ में रेगुलर, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये नियमित रूप से चोरी करता है। जैसे मैं कहूँ कि ये ना रोजाना स्नैचिंग करता है। एक पूरा गिरोह आया और उस गिरोह ने क्या किया, उस गिरोह ने एक दिन किसी महिला की, यहाँ महिला के कान की बाली निकाली, दूसरे दिन दूसरी महिला के कान की बाली निकाली, तीसरे दिन तीसरी महिला के कान की बाली निकाली। इस प्रकार से वो क्या कर रहा है, छोटे छोटे अपराध कर रहा है, समूह के माध्यम से कर रहा है, लेकिन नियमित रूप से कर रहा है। वाहन का चोरी करना, घरेलू चोरी करना, किसी की जेब काटना, किसी की चीजों को छीनना, ये प्लान बनाकर रोज रोज स्नैचिंग कर रहा है, ये आपका पैटी ऑर्गेनाइज्ड में आएगा। अगर एक बार चोरी कर ली तो वो चोरी है, अगर वो बार बार चोरी करता है तो वो पैटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। छोटे छोटे लेकिन संगठित रूप से किए गए, जैसे स्नैचिंग की श्रृंखला। स्नैचिंग की श्रृंखला का मतलब है रोजाना स्नैचिंग करना, ये अपराध है और धारा नंबर 112 के तहत अपराध है। और मैं बता चुका हूं कि धारा जब 111 थी तो धारा नंबर 111 में क्या था, संगठित अपराध था। आपको मैंने क्या बताया था, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था, संगठित अपराध था। लेकिन धारा नंबर 112 में क्या है, 112 में यहां पे संगठित अपराध है, लेकिन पैटी वाला, पैटी का मतलब छोटे छोटे, तो छोटे छोटे संगठित अपराध अगर होंगे तो छोटे संगठित अपराध आपके धारा नंबर 112 में आएंगे। रेगुलर बेस पे जो अपराध करेगा वो धारा नंबर 112 के तहत होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। सर अगर मेरा फ्रेंड चॉकलेट छीन लेता है तो उसे कौन सी सजा होगी, तो वो चॉकलेट छीन लेता है तो स्नैचिंग है बेटा वो, ठीक है, तो वो छीनने का अपराध है, स्नैचिंग का अपराध है। धारा नंबर 304 लगा देना उस पे, बेटा इसने छीनी थी मेरे साथ में। लेकिन यहाँ पे ये याद रखना कि चोरी करने वाला बस अननोन भी होना चाहिए। दूजा कुमारी का आंसर 112। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। अब आपने एक चीज नोटिस की है कि जब हम आईपीसी यूज कर रहे थे, आईपीसी तो 1860 में बना था, और जब 1860 में बना होगा तो इसका मतलब ना तो व्हाट्सएप होगा, ना इंस्टाग्राम होगा, ना जीमेल होगा, ना ही यहां पर साइबर क्राइम होगा। तो क्या ये आईपीसी
आज के टाइम के जो मॉडर्न तरीके से अपराध किए जा रहे हैं, डिजिटली रूप से अपराध किए जा रहे हैं कि लिंक के माध्यम से आपका पैसा निकाल लिया जा रहा है या फिर आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है इंस्टाग्राम व्हाट्सएप के माध्यम से, तो ऐसी स्थिति में आप यहां पे आईपीसी के तहत किस धारा के तहत अपराध घोषित करोगे? तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए यहां पर बीएनएस में एक नया परिभाषा दी गई, एक नए अपराध की परिभाषा दी गई, और वो अपराध क्या थे? डिजिटली अपराध, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किए गए अपराध, डिजिटल रूप से किए गए अपराध, उनको इसमें शामिल किया गया। तो बीएनएस में क्या शामिल किया गया है? बीएनएस में इलेक्ट्रॉनिक रूप से किए गए अपराध या फिर डिजिटली रूप से किए गए अपराध, इनको शामिल किया गया है। ठीक है, तो जो क्राइम किए जाते हैं वो बीएनएस में इसके तहत शामिल किए गए। आपको पता है कि कम्युनिकेशन अगर होगा आईपीसी में, तो आईपीसी में जो बातें चल रही हैं ये कैसे मानी जाती थी कि या तो उसने मौखिक रूप से कुछ कहा हो आपसे या वो आपको लिखित रूप में कुछ कह गया हो। लेकिन बीएनएस में क्या बोला गया है कि अगर उसने आपको व्हाट्सएप पे ब्लैकमेल किया है ना, अगर उसने आपको जीमेल पे भी ब्लैकमेल किया है ना, अगर आपको उसने इंस्टाग्राम पे ब्लैकमेल करने की कोशिश की है ना, तो बीएनएस के तहत वो भी एक अपराध की श्रेणी में आएगा। यानी इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल माध्यम से भी अगर कोई भी अपराध करता है, अगर आपको यहाँ पे क्या करता है? चीटिंग करता है, अगर आपको यहाँ पे हेरेसमेंट करता है, अगर आपसे वो यहाँ पे अश्लील बातें करता है, आपको सेक्सुअल हेरेसमेंट करने की कोशिश करता है, आपके साथ में जालसाजी करता है, तो वो भी आपका अपराध वाला बीएनएस के तहत अपराध माना जाएगा। आईपीसी के तहत केवल लिखित रूप में दिए गई चीजें या फिजिकली डॉक्यूमेंट लग जाते थे, लेकिन बीएनएस में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी मान्य होंगे, इलेक्ट्रॉनिक डेटा भी मान्य होगा। इसलिए यहां पे जो एविडेंस यूज होंगे वो कैसे होंगे? इलेक्ट्रॉनिक रूप से होंगे। अगर क्राइम किया जा रहा है, पहले जो क्राइम होता था वो फेस टू फेस को मानते थे, जो ट्रेडिशनल रहता था कि मैं तेरे सामने आऊंगा तभी चांटा मारूंगा। लेकिन बीएनएस में क्या है? बीएनएस में तो आपके इमोजी चांटा मार देते हैं। तो यही है कि बीएनएस में भी आपने ऐसी बातें कर दी हैं जिसमें सामने वाला उकसावे वाली स्थिति रखता है, सामने वाला यहाँ पे चीटिंग वाली स्थिति रखता है, सामने वाला यहाँ पे हेरेसमेंट हो जाता है, तब भी आपके द्वारा किया गया अपराध यहाँ पे मान्य होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? परिभाषा में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम डिजिटल साधनों का समावेश क्यों जोड़ा गया? क्या तकनीक को नकारना है? नहीं भाई, टेक्निकल को नकारना क्यों है? हमने टेक्निक को ही तो यूज करना है। बी कहता है समसामयिक अपराध पद्धतियों को कवर करना है, तो बेटा कंटेम्परेरी मोड जो है ऑफेंस के, कंटेम्परेरी मोड कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक रूप, डिजिटल रूप, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जीमेल, साइबर सिक्योरिटी, सोशल मीडिया, ये सभी चीजें जो हैं वो यहाँ पर आपकी शामिल हो जाती हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ सही हो जाएगा। बाकी अनावश्यक विस्तार नहीं है भाई। अनावश्यक क्यों है? आपके अपराध भी आजकल इसी तरीके से हो जाते हैं, अंतरराष्ट्रीय अपराधों के लिए नहीं है, ये तो पूरे इंडिया में भी है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। एक लड़की कर रही थी सर मुझे ब्लैकमेल, तो बेटा तुम उस पर अपराध घोषित कर सकते हो अगर आप चाहो तो। ठीक है, वो अपराध है। अगर आप पर कोई भी यहाँ पे क्या करता है? ब्लैकमेल करता है, चीटिंग करने की कोशिश करता है, या फिर आपको यहाँ पे ऐसी कम्युनिकेट करता है जो यहाँ पर कैसी हो? अश्लील रूप से हो, सेक्सुअल कम्युनिकेट हो, तो वो भी आपका एक अपराध होगा। अगर कोई आपकी बेइज्जती करता है तो धारा नंबर 356 के तहत मानहानि का क्राइम हो सकता है। जो मैंने सेक्सुअल कम्युनिकेशन बताया वो धारा नंबर 69 के तहत आपका अपराध होगा। तो कोई भी चीज हो वो यहाँ पर अपराध मानी जाएगी अगर वो डिजिटली रूप से भी करता है। इमोजी से भी नहीं कूट सकते भाई, इमोजी से कूटना कोई वो नॉर्मल, ये कोई अपराध थोड़ी है। इमोजी से तो कूट लो। ठीक है, क्या करूं मैं, मर जाऊं? ये कोई मेरी कोई फीलिंग नहीं है। आपका कुत्ता तो वही कोई, रहने दो, मेरे मुंह से वही सारी चीज निकल जाए, छोड़ो। दूजा कुमारी ने आंसर दिया है बी। आई थिंक बी ठीक है। जो भी आंसर दे रहे हैं बढ़िया आंसर दे रहे हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की जब बात की जा रही है, हम यहाँ पे डिजिटली रूप से बात कर रहे हैं, और कोई व्यक्ति किसी की फोटो एडिट कर कर उसे वायरल कर दे, तो आजकल डीप फेक यानी एआई का भी यूज हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हो रहा है। किसी की जो फेस है, आप कहीं से भी कहीं पर भी किसी भी रूप में उसको कन्वर्ट कर सकते हो, कहीं भी किसी के साथ में उसका फेस यूज कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं वो आपकी फोटो नहीं वीडियो तक एडिट कर सकता है। तो कोई व्यक्ति किसी की फोटो वीडियो एडिट करके
वायरल कर दे तो ये भी आपका अपराध होगा। क्या ये कर्म से अपराध है या फिर ये डेटा का अपराध है? तो याद रखना यहां पर कर्म भी है और डेटा भी है। तो ये जो अपराध होगा वो अपराध का जो घटक होगा उसके अंदर जो आपका एविडेंस लगेगा वो इलेक्ट्रॉनिक रूप से लगेगा। इसके अंदर जो क्राइम होगा वो आपका डिजिटली एक्ट होगा। इसके अंदर जो डेटा होगा इस डेटा का इन्वॉल्वमेंट होगा, डेटा का मिसयूज होगा, साइबर चीटिंग के रूप में हो, ऑनलाइन हेरेसमेंट के रूप में हो, फेक फोटो के रूप में हो, फेक वीडियो के रूप में हो, डेटा थेफ्ट के रूप में हो, किसी भी रूप से हो, ये अपराध का एक घटक माना जाएगा। और अपराध का अगर घटक है, चाहे वो आपकी मानहानि कर रहा है, चाहे वो आपको हेरेसमेंट कर रहा है, चाहे वो आपके साथ में कोई भी ऐसी बातें कर रहा है जिसमें आपको अब ब्लैकमेल करने की बात आती है, चाहे वो आपको धमकी देने का प्रयास करता है, आपको उकसाने का प्रयास करता है, तो सभी ये चीजें अपराध की श्रेणी रखती हैं। ये सभी आपके अपराध माने जाएंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर जो है बी यहां पे सही हो जाएगा कि अपराध के घटक कृत्य इन माध्यमों में शामिल किए जा सकते हैं। यहां पर ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा। ठीक है, तो आज तो बेटा मैं नहीं कर रहा सर, मुझे झगड़ा नहीं करना, तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, सहमत करो। लेकिन कोई अगर ज्यादा करेगा तो बेटा तुम्हें करना ही पड़ेगा किसी ना किसी दिन। ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा, बहुत सही है। हरिओम कुशवाहा का ऑप्शन नंबर बी, त्रिशा का आंसर भी है, वर्मा जी ने तो आंसर दे ही दिया है, दूजा कुमारी ने भी आंसर दे दिया है, सभी का आंसर आ चुके हैं ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं अपराध के घटक के बाद में, डेटा का मिसयूज करने के बाद में। क्वेश्चन नंबर 13 बेटा आ गया ना, उकसाना। कोई ऐसा ना आपको उकसा दे। उकसाने का मतलब भाई ऐसा वो तेरे बारे में ऐसा कह रहा था, तेरे बारे में ऐसी बातें कर रहा था, कल तू जाके उसे कूट दियो, कल तू जाके ना उसे ढंग से बता दियो। ये क्या है? ये सामने वाला आपको उकसा रहा है। और आप अगर उकस जाते हो यानी आप यहाँ पे दुष्प्रेरक हो जाते हो, फिर क्या हो जाएगा, आप कल जाओगे दूसरे दिन और उसे कूट दोगे ढंग से कि भाई मुझे उसने बताया। तो यहाँ पर दोषी कौन हुआ, आप कि वो? दोनों ही दोषी होंगे। आप भी दोषी हो क्योंकि आपने कृत्य किया है, वो दोषी है उसने आपको उकसाया है। तो उकसाने वाले को भी सजा मिलती है जब ऐसी चीजें आती हैं। तो उकसावा भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अगर कर दिया, यानी यहाँ पे उकसान दिया कैसे, जीमेल के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, वॉइस नोट के माध्यम से कोई व्यक्ति अगर आपको उकसाने का प्रयास करता है तो ये भी एक दंडनीय अपराध होगा। ये प्रासंगिक और दंडनीय अपराध हो सकता है, कैन बी रिलेवेंट एंड पनिशेबल होगा। ऐसा नहीं है कि अपराध नहीं, अपराध है। अध्याय नंबर 4 इसके लिए दिया गया है। आपसे पूछा जाए कौन सा अध्याय दिया गया है, तो बेटा मैं पढ़ा चुका हूं अध्याय नंबर 4 के बारे में। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं बीएनएस के ना, बीएनएस की जो मेरे पास में प्लेलिस्ट है, तो क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक वो सारी क्लास जो है वो आपकी बीएनएस से रिलेटेड है। हर चीज को मैंने चैप्टर वाइज समझाया है, हर धारा को मैंने आपको वहां पे अच्छे तरीके से समझाया है, उनके क्वेश्चंस कराए हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। अब जो क्वेश्चंस चल रहे हैं यहाँ पे मैं इसी प्रकार से बीएनएस से कैसे क्वेश्चंस और बन सकते हैं वो मैं आपको करा रहा हूं। वो आपकी क्लास नंबर 9 चल रही है, ठीक है। तो आपको अगर मैं यही कहूं कि मैसेज के माध्यम से, तो हमारे पास में अध्याय 4 दिया गया है जिसे हमने कहा था दुष्प्रेरण यानी अवेटमेंट यानी उकसाना। उकसावा भी हमारे लिए अपराध है। अगर आपने क्या किया, षड्यंत्र बना दिया किसी को कूटने का, किसी को मारने का, तो आपराधिक षड्यंत्र भी आपका इस आपके अध्याय नंबर 4 में है। आपने किसी को मारने का, किसी को कूटने का प्रयत्न भी किया है ना, तब भी आप एक अपराधी हो। और इसके लिए जो धारा लगती है ना, तो धारा नंबर 45 के तहत उकसावे की परिभाषा दी है कि उकसाना क्या होता है। तो उकसावे की परिभाषा को पढ़ना है तो आप धारा नंबर किस में जा सकते हो, 44(5) में, ठीक है। और आपको सजा लेनी है ना, तो धारा नंबर 45 का यूज करेंगे। लेकिन धारा नंबर 46 क्या है भाई, यहां पे मान लो किसी ने उकसाया था, लेकिन आपने क्या किया, आपने विफल हो गए या आपने मारा ही नहीं किसी को, तब भी ये दोषी है। ए ने उकसाया, बी उकसाई नहीं, तब भी ये दोषी है, ये भी याद रखना, ठीक है। तो आंसर बी हो जाएगा, बी हो जाएगा, इसका भी आंसर बी है। हाँ जी, सबका आंसर आज बी ही है। तो आप अगली क्लास के अकॉर्डिंग देखना, लेकिन आज की क्लास में आपको सारे ही आंसर ऑप्शन नंबर बी ही दिख रहे हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि सारे ही आंसर आपके आज बी ही होने वाले हैं। तो आप इस पर भी तुक्का लगा देना, कोई बात नहीं, ये सही होने वाला है। कल की क्लास में बी ऑप्शन नहीं था, तो आज की क्लास में सारे ही बी डाल दिए। अब अगला है आपका बीएनएस के अंतर्गत नए अपराधों की जमानत और संज्ञेयता का निर्धारण कहां से होगा। बेटा जैसे नया कानून आया है, नए अपराध शामिल हुए हैं, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि इससे मुझे जमानत मिल सकती है कि इस पर मुझे जमानत नहीं मिल सकती। पहले क्या होता था,
पहले हमारे पास में आईपीसी में यहाँ पे ये पूरी तरीके से क्या था, पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं था। यहाँ पे हमें क्या करना होता था, न्यायिक व्याख्या पर, यानी हमें कोर्ट की व्याख्या पर निर्भर रहना पड़ता था। तो जमानत तय करने के लिए न्यायिक व्याख्या की जरूरत होती थी। लेकिन अब क्या कर दिया गया है, अब यहां पे किया गया है ये कि आपको हर अपराध के लिए जमानत की स्थिति बताई गई है। हर जो भी जहां पर भी एक अपराध दिया होगा, अगर अपराध दिया है, हर अपराध के लिए जमानत के बारे में भी बताया गया है कि आपको इससे जमानत मिलेगी या नहीं। तो जमानत की स्थिति कहां बताई गई है, तो बेटा जो क्लॉज है ना, अगर क्लॉज की बात करते हैं तो क्लॉज में बताया गया है। जैसे मैं कहूं कि आपका धारा नंबर 1 है, धारा नंबर 1 की क्लॉज नंबर 2, धारा नंबर 50 का क्लॉज नंबर 2, इस प्रकार से जो क्लॉज लिखे गए हैं, इसी में जमानत तय करने के लिए यहां पर चीजें लिखी गई हैं, स्पष्ट रूप से लिखी गई हैं। इसलिए इसका जो आंसर होगा वो सभी का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो आज ऑप्शन नंबर बी ही है और इसी के आज बल्ले बल्ले है, इसी का आज दिन है। तो आज बी के साथ में, हमारे साथ में आज जुड़े हो, तो बी भी हमारा आज बहुत सही तरीके से आज सोच रहा होगा कि आज मैं कहां फंस गया, आज मैं ही सही होने वाला हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 15। ये मैं नहीं बताने वाला, इसको आपको बताना है। अगर आप हमारे साथ में पढ़ रहे हो और आज मैंने जो क्लास ली है, ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आई है, तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन का आंसर भी आपको समझ में आया होगा। तो इस क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आपको बताना है। इस लाइव क्लास के बाद में जब आपका कमेंट बॉक्स ओपन हो जाएगा, तो उस टाइम पे आप इसका आंसर बता सकते हो। अगर आपके आंसर ज़्यादातर सही निकलते हैं तो इस चीज़ को मैं आपको अगले दिन बताऊंगा कि किस किसने मुझे आंसर दिया था, और अगर आपके आंसर गलत निकलते हैं तब भी मैं इस चीज़ को बताऊंगा कि किस किसने इसका आंसर गलत दिया था। ठीक है, तो याद रखना कि हमें यहाँ पे क्या करना है, इसके क्वेश्चंस के आंसर लाइव क्लास की अपेक्षा में जो कमेंट बॉक्स रहेगा आपका रिकॉर्ड क्लास में, उसमें बताने की कोशिश करिएगा। कौन सा क्वेश्चन है, स्नैचिंग की बात करता है, 15 घटनाएं एक साथ हो जाती हैं, तो ये क्या संकेत करता है। आपके पास में 4 ऑप्शन है और आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इनके आंसर दे सकते हैं। और ये क्लास आपको कैसी लगी है ये जरूर बताइएगा। आपको ये समझ में आया है कि नहीं, ये समझ में आया है तो भी बताइएगा, नहीं आया है तब भी बताइएगा। क्लास अच्छी लगी है तो भी बताइएगा, नहीं लगी है तब भी बताइएगा। आपके पास में पॉजिटिव कमेंट की बात ही नहीं है। अगर आपको लगता है कि कुछ ना कुछ नेगेटिव आपको दिखाई दिया है, तो आप पॉजिटिव के साथ में नेगेटिव भी बता सकते हैं। अगर आपका मन नेगेटिव चीजों का है तो आप वो नेगेटिव भी बता सकते हैं। तो मतलब यह है कि आपका जो मन है सही बात करने का, आपको यहाँ पे सच लिखना है, आप सच बता सकते हैं। तो क्लास कैसी लगी है जरूर बताइएगा। बाकी मैं आपको बता दूं कि हमारे पास में अगर आपको इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ना है, बीएनएस को अच्छे से जानना है, बीएनएसएस को अच्छे से जानना है, मूल विधि को पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, सब कुछ अच्छे से पढ़ना है, तो आप चाणक्य 2.0 बैच हमारा खरीद सकते हैं। और इस बैच को बात मैं अगर कहूँ कि आपको सबसे सस्ता बैच अगर कहीं मिल रहा है तो बेटा यही मिल रहा है। और ये बैच आपको 99 रुपये मिल रहा है, और ये एक प्रकार की समाज सेवा के रूप में आपको 99 रुपए पे करने हैं। बाकी के मैं आपको बता दूं कहां मिलेगा, तो बेटा BYSC ऐप पर मिलेगा। डाउनलोड करना पड़ेगा सबसे पहले, तो डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर और लॉगिन करेंगे, और लॉगिन करने के बाद में आपको ये इंटरफेस दिखाई देगा जहां पर आप क्या कर सकते हैं, कोई भी बैच ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं पेड कोर्स खरीदना चाहते हैं तो पेड कोर्स में जाके आप कोई भी बैच यहां पे खरीद सकते हैं। अगर आपने खरीद लिया है तो नीचे आपको माई परचेज दिखाई दे रहा है, इस माई परचेज में जाके आपको वो कोर्स दिख जाएगा। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ आपको यहां पे नोट्स में मिल जाएगी। यानी जैसे ही आप एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो वहां पर पीडीएफ क्लास नोट्स में इस क्लास की भी पीडीएफ वहां पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी है, थैंक यू भाई, हरिओम कुशवाहा, एएसपी, गीता देवी, त्रिषा शर्मा, इसी के साथ में वर्मा जी। ठीक है, और सब ने आंसर टाटा स्काई, बाजी वाह। चलो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं इसी टाइम पर। 12 बजे आपकी क्लास होती है, और मूल विधि का आपका जो पार्ट चल रहा है, मैं समझता हूं कि मूल विधि आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। मैंने यहाँ पे चैप्टर वाइज क्वेश्चंस कराए हैं। क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक आपका यहाँ पे चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 20 तक की धाराएं हैं। धारा 1 से लेके धारा 358 तक की धाराएं मैंने 8 क्लास में कराई हैं। 9वीं क्लास जो रही है वो आपकी किसी रही है, 9वीं क्लास में आपको मैंने बताया कि कौन कौन सी नई चीज़ें ऐड हुई हैं, तो उनसे रिलेटेड आज की क्लास थी। हम इसी प्रकार से आपको पढ़ाते रहेंगे, इसी प्रकार से आपसे जुड़ते रहेंगे, इसी प्रकार से अपनी चीज़ों को साझा करते रहेंगे, और आपकी चीज़ों को हम भी यहाँ पे शेयर करते रहेंगे। तो अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं, आज मेरे सारे आंसर सही गए हैं, तो बेटा आज मुझे लगता है सबके ही आंसर सही गए होंगे। अब सोना नहीं है, अब ये पड़ेगा। ठीक है बेटा, तुम धमका रहे हो एएसपी,
तुम धमका रहे हो, तुम्हें सजा हो सकती है, यही चीज मैं पढ़ा रहा हूँ, ध्यान रखना इस चीज को। किसी ने आपको समझ लिया कि भाई मुझे ना जीमेल के माध्यम से, मुझे ना यूट्यूब के माध्यम से धमकी दी गई है, लेकिन ठीक है, तो इस चीज पर ध्यान दो। चलो कोई बात नहीं है, ये सब चीज चलती रहती है, मजाक की बातें हैं। तब तक इसी प्रकार से हमारे साथ में रोजाना 12 बजे जुड़िएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।